गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गुड मनीषा। आफ्टरनून दी। गुड आफ्टरनून मैम। सबको गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो ठीक अभी सारे लोग ज्वाइन कर लिए, तो फिर क्लास को स्टार्ट करें। हाँ, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आप लोग को स्क्रीन विजिबल हो गया ना? और विजुअल है। यस दी। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? हम लोग जो जैसा कि पढ़ रहे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, तो ये सब तो क्लियर हो गया था आप लोग को। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एम फेज़ स्टार्ट किए थे ना। एम फेज़ में प्रो फेज़ और मेटा फेज़ तक हम लोगों ने कर लिया था। तो अभी जो बचा हुआ है एना फेज़ और टेलोफेज़ और साइटोकाइनेसिस, तो आज हम लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एना फेज़ से स्टार्ट करते हैं। यस दी। ठीक है, पहला वाला सब सारा मतलब रिवाइज़ कराने का ज़रूरत है क्या? लास्ट क्लास का प्रो फेज़ और मेटा फेज़ रिवाइज़ करवा दें। ओवरऑल कर सकते हैं दी। आप में से कोई करवाना चाहते हैं या फिर मैं करवा दूं? जल्दी बोलिए। आप करवा दीजिए। अच्छा, मतलब किसी को मेहनत नहीं करना है। कोई बात नहीं। एम फेज़ में क्या हो रहा था कि जितने भी इंटरफेस में जो भी प्रिपरेशन हुआ है डिवीज़न के लिए, डिवाइड होने के लिए सेल साइकिल में, सेल साइकिल और इंटरफेस, तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपोनेंट्स का सारा जो कॉपी बना है वो डिवाइड करते हैं और इसको इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीज़न इसलिए बोलते हैं क्योंकि पेरेंटल सेल के पास अगर 2 क्रोमोसोम नंबर है, तो जो उनके प्रोजेनी होंगे, डॉटर सेल होंगे, तो उनके पास भी 2 ही होंगे। और ये एक प्रोसेसिव प्रोसेस है जिसमें कि एक कोई भी क्लियर कट लाइन आप नहीं खींच के डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे जैसे कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, तो कोई पर्टिकुलर स्पेस में आप नहीं कह सकते कि अगर ये प्रोसेस है तो इतने में सीमित रह जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा वो यहाँ तक चला जाए, या इसका इसमें का जो इस बॉक्स में का जो प्रोसेस हो रहा है तो वो सिर्फ इतने में सिमट के रह जाए। हो सकता है थोड़ा सा या इसी स्टेज से वो स्टार्ट कर दे और फिर यहाँ आए, तो एक प्रॉपर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, इसको माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 स्टेज: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, जो कि हमने लास्ट क्लास में प्रोफेज एंड मेटाफेज हम लोगों ने डन कर लिया है। तो आज हम लोग एना करेंगे, टेलो करेंगे एंड साइटोकाइनेसिस करेंगे। ठीक है, तो प्रोफेज में हमने देखा था कि जो क्रोमेटीन होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में जो डीएनए का कंटेंट होता है वो प्रेजेंट होता है, और जो क्रोमोसोम होता है वो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं होता है, रैंडमली प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगता है, टूटने लगता है, वो टूट जाता है, जो उसका आउटलाइन होता है वो क्रैक करने लगता है। और सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उन सब का जो भी मेम्ब्रेनल ऑर्गेनलीज होते हैं तो वो भी डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसमें स्प्लिटिंग होता है सेंट्रियोल का, और सेंट्रियोल का जब स्प्लिटिंग होगा तो उसमें 2 पोल होते हैं ना, इधर और एक इधर ऐसे, तो दोनों अपोजिट पोल की ओर मूव करने लगते हैं अपार्ट फ्रॉम सेंटर। और इसमें फाइबर अराइजेस फ्रॉम द सेंट्रियोल, जो सेंट्रियोल बनते हैं उसमें से फाइबर का भी फॉर्मेशन होता है। स्पिंडल फाइबर किससे बना होता है बताएंगे कोई? ट्यूबुलिन सिंथेसिस हो रहा था ना G2 फेज़ में, जो कि आगे चल के क्या बना रहा था? स्पिंडल फाइबर बना रहा था। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये सब, आप लोग याद रखिए। फिर नेक्स्ट है क्रोमेटीन, जो कि जेनेटिक मटेरियल कंडेंस एंड फॉर्म क्रोमोसोम। जेनेटिक जो कंट्रोल होता है सेंट्रियोल माइग्रेट करेगा अपोजिट पोल में। उसके बाद ये है अर्ली फेज़ और प्रो फेज़। अर्ली फेज़ में डीएनए पूरा ये ऐसे कंडेंस फॉर्म में रहता है, रैंडम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। और ये लेट प्रोफेज का स्ट्रक्चर है जिसमें हो गया आपका सेंट्रियोल और ये स्पिंडल फाइबर और एस्टर रेज मैं बताई थी। एस्टर रेज जैसे ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये एस्टर रेज हो गया, दोनों साइड होता है, दोनों अपोजिट पोल पे होते हैं, और कंबाइन दोनों को बोलते हैं एम्फी रे, एम्फी एस्टर रेज। एम्फी का मतलब हो गया 2। ठीक है, हम मेटाफेज में क्या हो रहा था कि
इक्वेटोरियल प्लेट पे सारा जो क्रोमोसोम था वो यहाँ पे ऐसे असेंबल हो रहा था इक्वेटोरियल प्लेट पे, और स्पिंडल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, जो कि जैसे कि कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, तो वो जो डिस्टेंस कवर कर रहे थे इक्वेटोरियल प्लेट पे आने के लिए, तो सबका डिफरेंस जो डिस्टेंस था वो अलग अलग था। इक्वेटोरियल प्लेट पे सब असेंबल कर रहे थे। देन इसमें कुछ जो फाइबर्स था स्पिंडल फाइबर वो कंटिन्यू था और कोई डिसकंटिन्यू था, इस तरह से बीच में गैप था। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप मार्क्स। इसमें जो न्यूक्लियर इन्वेलप था वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता था, बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो जाता था। हाँ, और मेटाफेज में क्या था कि जो क्रोमोसोम्स का हम लोग स्टडी कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से विजुअलाइज होगा अंडर द माइक्रोस्कोप मेटाफेज स्टेज में, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो और फिर कुछ था, हाँ, स्मॉल डिस्क शेप था जो कि इक्वेटोरियल प्लेट पे था, तो वो बन जाता था, इस सारा जो क्रोमोसोम असेंबल होता था। देन उसके बाद था सारा एक अलाइनमेंट हो जाता था सबका, कोई कहीं रैंडम प्रेजेंट था तो अलाइनमेंट हो जाता था इक्वेटोरियल प्लेट पे। बस मेन पॉइंट यही है इसमें मेटाफेज में कि स्पिंडल फाइबर जो होता है वो काइनेटोकोर से अटैच होता है। काइनेटोकोर का स्ट्रक्चर याद है ना आप लोग को अच्छे से, ये हो गया आपका काइनेटोकोर जिससे कि अटैच रहता है, और ये जो है इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, इसको काइनेटोकोर बोलते हैं। मैं सोच रही हूँ कि एक दिन जो क्रोमोसोम है वो उसका एक छोटा सा टॉपिक डील कर दूँ, क्योंकि क्रोमोसोम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो और इंटरेस्टिंग भी है, तो एक दिन मैं सोच रही थी कि क्रोमोसोम पे भी क्लास ले लूँ छोटा सा। नहीं, ये तो अपार्ट फ्रॉम, जैसे कि ये टॉपिक में नहीं ना है, अगर हम लोग कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो एक स्टैंडर्ड पे आके पढ़ रहे हैं ना, जैसे कि ये हमारा स्टैंडर्ड है पढ़ने का, तो ना ही हम यहाँ आके पढ़ सकते हैं और ना ही हम इससे ऊपर जाके पढ़ सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट अगर ये लोग चाहेंगे तो मैं कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए बार बार हर जगह इसका नाम आते रहता है। और अगर इसमें मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा तो फिर आगे भी डाउट क्लियर नहीं होगा, तो हाँ, एक बार इसीलिए अगर मतलब नॉर्मल भी अगर दिखा दिया जाए तो फिर वो सही रहेगा। क्योंकि एक यस दिन दी, एक दिन आप ये क्लास लीजिएगा। मैं भी बोलने वाली थी क्योंकि वो क्रोमोसोम में मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होता है, कभी वो क्रोमैटिड कभी क्रोमैटिन, तो इसका भी स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छे से मतलब आप पढ़ा देते तो अच्छा रहता। ठीक है, जब ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक, तो इसके एंड में एक दिन मैं सिर्फ क्रोमोसोम पे क्लास ले लूँगी, तो आप लोग को और क्लैरिटी आ जाएगा, और आगे भी समझने में फिर इन फ्यूचर अगर याद रहा, आप लोग को याद रखते हैं, तो इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप उसको कितना हज़म कर पाते हैं, कितना समझते हैं, ठीक है। तो इसका जो की फीचर है बस मेटाफेज का, कि स्पिंडल फाइबर अटैच होता है काइनेटोकोर से, और सेकंड ये हो गया कि इक्वेटोरियल प्लेट पे वो अलाइन कर जाते हैं। मेटाफेज में बस जो इसका मेन फीचर है, की फीचर, यही दो है। और ये हमने डायग्राम से भी बताया था आपको कि मेटाफेज का एक ये हो गया आपका, और कैसे ट्रांजिशन टू मेटाफेज में होता है, रैंडमली होता है। और फिर ये जो पेयर में देख रहे हैं ना, ये तो यही एनाफेज में अलग अलग हो जाता है स्पिंडल फाइबर से, वहाँ पे भी एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन वहाँ पे उल्टा कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि स्पिंडल फाइबर, जैसे कि ये पोल है और कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, ऐसे ऐसे है, ऐसे, तो इनको इक्वेटोरियल प्लेट पे आना है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए। लेकिन एनाफेज में क्या होगा, जब ये उल्टा होगा, एनाफेज में यहाँ से जाने के लिए ये लोग अब इधर कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, वो आगे हम लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ तक का आप लोग को क्लियर है ना, रिवाइज हो गया आप लोग का? ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनाफेज से, कि एनाफेज में क्या होता है। एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स का स्प्लिटिंग होता है, इसमें इंटरजोनल फाइबर होता है। इंटरजोनल फाइबर कैसे होता है, एक्चुअली मैं आज एक डायग्राम बना रही थी, वो बना नहीं, फिर भी मैं यहाँ ट्राई करती हूँ समझाने का, इंटरजोनल और किसको बोलते हैं। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, जैसे ये तो इसमें ये बुकिश का है, एनसीईआरटी से ये लिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और ये फिर मैं बनाई हूँ, जो कि इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है, ये तो दिखा दिया एनसीईआरटी का, बट इसके बाद क्या होता है कि एक और होता है। सपोज़ ये ऐसे हुआ, देन यहाँ पे आपका ये सेंट्रियोल, फिर जब इसका ये फॉर्मेशन होता है ना, तो यहाँ पे
ये दोनों के बीच यहाँ पे पेयर में होता है ना, देख रहे हैं ये ऐसे पेयर में है, ये दो दो दिख रहा है ये। तो ये वाला जो मैं बस एक ही बना रही हूँ यहाँ से, आप मतलब ये विजुअलाइज कर लीजिए इसको, ठीक है। ये वाला जो पार्ट हुआ ये, इसके बाद ये आता है, देख रहे हैं इसमें डिस्टेंस ज़्यादा, एक का डिस्टेंस यहाँ है और एक का डिस्टेंस यहाँ है। तो ये पहले ये होगा, उसके बाद वाला ये आएगा। तो ये वाला जो होता है ना, इसको इंटरजोनल बोलते हैं। इंटरजोनल क्या था? इंटरजोनल फाइबर। आया समझ में? इंटरजोनल फाइबर किसको बोलते हैं? दी एक बार रिपीट कर दीजिए तो फिर से। ओके। ये मतलब आउटलाइन हो गया बाहर का, और जो ये फाइबर्स बने होते हैं, तो ये आपका सेंट्रियोल हो गया, सारे में नहीं होते हैं, ये भी फाइबर ही है, लेकिन स्पिंडल फाइबर, ये भी स्पिंडल फाइबर है, लेकिन जो ये क्रोमोसोम्स हैं जो ये अलग अलग हो रहे हैं, और फिर ये यहाँ से ये हो गया आपका स्पिंडल फाइबर ही रहेगा। लेकिन ये जो ये दोनों के बीच का है, विजुअलाइज कर पा रहे हैं ना, ये दोनों के जो बीच का है उसको इंटरजोनल फाइबर बोलते हैं। अब समझ में आई बात? यस दी। या अभी भी नहीं आई? जैसे डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका डिस्टेंस देख रहे हैं और इसका डिस्टेंस देख रहे हैं, तो जब ये यहाँ पे होता है इक्वेटोरियल प्लेट पे, और जब थोड़ा सा डिस्टेंस पे अलग होता है यहाँ पे, मतलब जब वो फॉर्मेशन ही होता है उसका और वो जब अलग होने लगता है, तो उसके बीच में भी होता है, क्या होता है? वही इंटरजोनल फाइबर होता है। दोनों के बीच का, इंटर मतलब क्या हुआ? दोनों के बीच का, और इंटरजोनल फाइबर हो गया। आया समझ में? यस दी। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर ऑब्जर्व। एनाफेज के केस में क्या होता है कि हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स देखने के लिए मिलता है। मेटाफेज में क्या था कि हम लोग क्रोमोसोम्स को स्टडी कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर एब्जॉर्ब। कैसे एब्जॉर्ब होगा वो बताते हैं। आपको याद है फर्स्ट क्लास में मैं आपको बताई थी, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बताई थी। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स में जैसे कि चार तरीके का बताई थी, टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक बताई थी, याद है? तो उस दिन भी मैं थोड़ा सा वहाँ पे बस आपको इंट्रोड्यूस करवाई थी। आज थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देती हूँ। 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए आपका। पहला कौन सा होता है? पहला आपका हो गया टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक में कैसा होता है क्रोमोसोम? टेलोसेंट्रिक को हम लोग, अच्छा इसको बाद में बताएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका हो गया सेंट्रोमियर, और ये आर्म्स हो गए आपका क्रोमोसोम्स का, बस इतना ही होता है। नॉर्मल हम लोग क्रोमोसोम्स कैसे बनाते हैं? ऐसे देखते हैं ना, बेसिकली जो क्रोमोसोम्स होता है ऐसे होता है ना। तो टेलोसेंट्रिक में बस P एंड Q आर्म बताई थी ना मैं आपको, तो टेलोसेंट्रिक में सिर्फ Q होते हैं, नीचे वाला ही ये पार्ट रहेगा बस। तो एक टाइप का ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया, और इसको आई भी बोलते हैं, ठीक है? ऐसे आई भी बोलते हैं इसको, कि आई शेप्ड क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हो गया एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है? थोड़ा सा हल्का सा ऐसे रहेगा, राइट? बिल्कुल, दिस इज नोन एज एक्रोसेंट्रिक, और इसको जे शेप्ड भी बोलते हैं। समझ रहे हैं? यस दी। थर्ड हो गया सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक कैसा होता है? यूजुअली जो हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, और इसको बोलते हैं एल, क्योंकि ये माइनर मतलब छोटा सा, एक ये बड़ा होता है, एक एल का मतलब क्या हुआ कि ये बड़ा और ये छोटा, तो नीचे वाला जो होता है वो बड़ा होता है और ऊपर वाला थोड़ा सा छोटा होता है, तो इसीलिए इसको एल शेप्ड बोलते हैं। फिर लास्ट है आपका नंबर 4 मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होता है? ये दोनों ही इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। ये आपका हो गया
PR, ये हो गया आपका QR जो कि लॉन्ग होता है और ये शॉर्ट होता है। तो 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम हो गया। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसको भी इसको कौन सा शेप बोलते हैं, इसको के शेप बोलते हैं। तो ये आपका 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया। टेलोसेंट्रिक जिसको आई शेप भी बोलते हैं, जिसमें पी आर्म नहीं होता है इसमें। फिर एक्रोसेंट्रिक में थोड़ा सा होता है सेंट्रोमियर के पास, एकदम ज़रा सा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। तो ये आपका हो गया 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। आई बात समझ में? यस थी। तो ये क्रोमोसोम्स को, इसको भी याद रखिएगा जिस दिन, वैसे तो मैं जिस दिन डील करूँगी डिटेल में तो क्रोमोसोम ये वाला चीज़ भी लेकर के आऊँगी। तो ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर एब्जॉर्ब। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन अभी रीफ्रेम नहीं की हूँ, अभी क्वेश्चन नहीं बनाई हूँ और ना ही मैं कहीं से सर्च की हूँ। तो क्वेश्चन जब मैं फ्रेम करूँगी तो ऑब्वियसली एक यहाँ से भी करूँगी। Then our next point, contraction of spindle fiber required ATP cause separation between arms of the chromosomes. अब जब सेपरेशन हो रहा है यहाँ से, जब वो मेटाफेज वाला डायग्राम कहाँ गया, ये मेटाफेज का है। जब इसका ये वाला पोर्शन एक इसमें से स्पिंडल फाइबर से अटैच होके इधर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एक इधर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यही हो रहा है ना एनाफेज में। तो जब ये इधर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसको एटीपी का चाहिए, एनर्जी की ज़रूरत होगी इसको कुछ करने के लिए। तो ऑब्वियसली सेल में एटीपी का ज़रूरत होता है ना, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एटीपी का ज़रूरत होगा, जो कि सेपरेशन बिटवीन आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, दोनों को अलग अलग करेगा। देन इसमें भी होते हैं कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। क्लियर है ना ये कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस? यस। At the one set of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously, and the 2 daughter chromatids, now referred to as a chromosome of the future daughter nuclei, begin their migration towards the 2 opposite poles. वही है इसमें कि जो इक्वेटोरियल प्लेट पे था वो दोनों का सेपरेट करके वो अपोजिट पोल की ओर जाएगा। मेटा में यहाँ पे था और एना में कुछ इस तरह से बन जाएगा, ऐसे। मेटा में इक्वेटोरियल प्लेट पे होता है और एना में ये दोनों अलग होने लगता है। एट ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, the centromere of each chromosome is towards the pole and hence at the leading edge with the arms of the chromosome trailing behind. वही बात है मिला जुला के कि एनाफेज के केस में दोनों जो होता है क्रोमेटिड्स वो अलग अलग होने लगते हैं, आगे बनने वाले होते हैं स्प्लिट होने के लिए, तो वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि ये कैसे सेपरेट होता है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, जब डायग्राम देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। Thus, anaphase stage is characterized by following key events. Chromosomes is splits and chromatids separates. मतलब कि जो क्रोमोसोम था मेटाफेज में ऐसे और ये स्पिंडल फाइबर से, तो यहाँ से दोनों अलग होता है और यहाँ से दोनों सेपरेट होता है। ये इधर जाएगा और ये इस पोल के तरफ और ये इस पोल के तरफ, दोनों में खिंचाव होगा और दोनों क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाएंगे। क्रोमेटिड्स मूव्स टू द अपोजिट पोल, वही कह रहा है कि दोनों में सेपरेशन होगा, स्प्लिट होगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे ये आपका हो गया इक्वेटोरियल प्लेट, ये हो गया ये, ऐसे होता है कि मेटाफेज था, मेटाफेज से जब एनाफेज में जाएगा तो ये अलग होगा। देख रहे हैं यहाँ पे ये ऐसे है दो, और ये दोनों ऊपर मतलब जो स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर से जो अटैच रहता है वो अलग, उस स्पिंडल फाइबर जो अटैच है काइनेटोकोर से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ये जो इक्वेटोरियल प्लेट है उसे टुवर्ड्स द पोल ये मूव कर रहे हैं। आई बात समझ में? यस थी।
जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पे बोलिएगा। तो ये आपका एनाफेज का डायग्राम है जो ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ। तो एनाफेज में बस इतना ही था कि जो इक्वाटोरियल प्लेट पे रहता है वो अपोजिट पोल के साइड जाने लगते हैं। तो एनाफेज क्लियर हुआ आप लोग को? यस दी। ओके, तो अब आते हैं टेलोफेज में। टेलोफेज में क्या देखते हैं, 2 डॉटर सेल, इसमें 2 डॉटर सेल का डिवीज़न हो जाता है। कैसे होता है वो हम आगे डायग्राम में देखेंगे, या फिर दिखाते ही चलते हैं, आप लोग को क्लियर होगा। ये देखिए, ये एक क्या होता है ना, फोरो बन जाता है, यहाँ से थोड़ा सा ये टेलोफेज में आता है ताकि वो आगे चल के ऐसे डिवाइड हो सके। और इसमें 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है आगे और हम लोग पॉइंट्स डील करते तो देखते हैं। ये क्या है, अपोजिट ऑफ प्रोफेज है। प्रोफेज ऑफ अपोजिट क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अदर सेल ऑर्गेनेल्स रिसेंबल और रीअपियर। प्रोफेज में क्या हो रहा था, डिसअपियर हो रहा था, राइट? याद है आप लोग को, अभी भी हमने रिवीजन किया है। वहाँ पे डिसअपियर हो रहा है, यहाँ पे रीअपियर हो रहा है, इसीलिए इसको अपोजिट ऑफ प्रोफेज बोलेंगे। क्रोमोसोम वहाँ पे कंडेंस्ड हो रहा था, यहाँ पे डीकंडेंस्ड हो रहा है। क्रोमेटिन अगेन बिकम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और प्रोफेज में एस्टर रेज आपने देखा था और स्पिंडल फाइबर, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, फॉर्मेशन हो रहा था उसका, राइट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। फिर कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मेशन होगा। अगेन मैं बोली कि क्या कि कॉन्ट्रैक्शन, जैसे यहाँ पे आने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्शन होगा, बट यहाँ पे अपोजिट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बट अपोजिट हो रहा है। समझ पा रहे हैं? यस दी। देन नेक्स्ट है, एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस, telophase is the chromosome that have reached their respective poles, decondensed and lost their individuality। ये क्या कह रहा है कि ये जो माइटोसिस है उसका ये फाइनल स्टेज है, दैट इज टेलोफेज, और क्रोमोसोम हैव वो रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स। जो पोल्स होते हैं, ये था हमारा इक्वेटोरियल प्लेट, फिर यहाँ से खिंचाव होते होते ये दोनों अपना अपना इक्वेटोरियल प्लेट पे कंप्लीट यहाँ तक पहुँच गया, और ये अपना अपना आइडेंटिटी हो चुके हैं। मतलब अब इनको ना ये इनको जानते हैं ना ये इनको जानते हैं, और आगे चल के ये 2 सेल में डिवाइड होंगे। पॉइंट्स क्लियर हुआ? यस दी। नेक्स्ट है, थोड़ा लो साउंड कर रहे हैं आप लोग आज फिर से। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर, अच्छी बात है, अगर लो फील नहीं कर रहा, अगर बोर लग रहा है तो फिर बताइए, मैं किसी और तरीके से पढ़ाऊंगी सो डैट। लेकिन ऐसे बिल्कुल लो साउंड करते हैं ना तो फिर मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं समझा पा रही हूँ ठीक से आप लोग को। माइक दूर था दीदी। ओ माय गॉड पहले बोलना चाहिए था ना। अब ठीक है? यस दी। एक्चुअली मेरा जो था वो छूट गया है, तो फिर मैं यहाँ आई हूँ, तो फिर ये किसी और का है, तो इसलिए मुझे भी अंदाज़ा नहीं था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। ओके, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड क्रोमैटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट इन अ मास इन द 2 पोल्स। वही है कि 2 पोल्स अपना अपना दोनों जो भी इनका मटेरियल होगा सारा कुछ अपना ये प्रिपेयर कर लेंगे, सब कुछ 2 कॉपी में तैयार हो जाएगी, बस स्प्लिट होने के लिए रह गया है। So this stage which shows the following events: chromosomes cluster at the positive spindle poles and their identity is lost as discrete element. Nuclear envelope assemble around the chromosome cluster. ये तो इसको डील करने की ज़रूरत है क्या इस पॉइंट्स को? क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट द पॉजिटिव स्पिंडल फाइबर एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स। मतलब कि जो इसका आइडेंटिटी है वो लॉस्ट कर जाएगा, जो इसका पहले यहाँ पे बन रहा था। अब ये अपना यहाँ पे सब कुछ होगा इसका जस्ट बिफोर स्प्लिटिंग। नेक्स्ट है न्यूक्लियर इन्वेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम्स क्लस्टर। जो क्रोमोसोम्स का क्लस्टर बने हुए होते हैं, वेट में आइटम से ही आप लोगों को, जो क्रोमोसोम्स का क्लस्टर बने हुए होते हैं तो न्यूक्लियर इन्वेलप क्या करता है वो बन जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर से यहाँ पे बन जाते हैं, इनका फॉर्मेशन हो जाता है। जो उनका जो पहले क्या था, उनका मेम्ब्रेन जो था वो बस्ट मतलब ये ब्रेक हो रहा था, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, तो ये सारी चीज़ का जो मेम्ब्रेन है
वो फिर से रीफॉर्म होने लगेगा। और फिर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है टेलोफेज में, बस इतना ही है कि असेंबल होगा। और फिर मैं साइटोकाइनेसिस को आपको डील कर देती हूँ। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, फर्स्ट क्लास में मैं आप लोग को बताई थी एक कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब कि हो रहा था वहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीज़न, और साइटो का मतलब होता है डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो समझ रहे हैं ना, कि फिर भूल गए सब? यस थी। याद है ना साइटोप्लाज्म? यस थी। ओके, तो साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जब दो सेल डिवाइड होंगे तो साइटोप्लाज्म का उसमें भी तो फॉर्मेशन चाहिए ना, तो सारे सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पे रहेंगे? तो साइटोप्लाज्म। हाँ, तो डिफरेंस क्या होता है कि डिफरेंट साइटोकाइनेसिस जो प्लांट के केस में होते हैं वो अलग होते हैं, और जो एनिमल के केस में होते हैं वो अलग होते हैं। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब यहाँ एनिमल सेल में ये हुआ कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न, यानी कि जब 2 डॉटर सेल बनेंगे तो 2 साइटोप्लाज्म उसमें होने चाहिए, बाकी सब चीज़ उसमें 2 होना चाहिए। तो एनिमल के केस में क्या होता है कि जो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था वो स्पिंडल फाइबर में, तो अभी हमने क्या देखा डायग्राम में कि कुछ ऐसे था, यहाँ से ऐसे था ना, यहाँ पे कर्व हो जा रहा था ये थोड़ा सा, ये वाला पोर्शन, और यही फिर आगे जब इसका होता तो यहाँ से ये स्प्लिट हो करके 2 बन जा रहा था ऐसे। यही देखा है ना हमने अभी टेलोफेज में। तो जब साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस, तो 2 साइटोप्लाज्म कन्वर्ट हो गए, तो ये एनिमल के केस में हुआ। बट प्लांट के केस में क्या होता है कि प्लांट के केस में तो वहाँ पे क्या होता है कि सेल वॉल होता है। प्लांट के केस में हमने पढ़ा है सेल वॉल होता है। सेल मेम्ब्रेन के बाद एक और होता है, एक सेल मेम्ब्रेन हो गया आपका और एक सेल वॉल हो गया। तो ये सेल वॉल कितना रिजिड होता है, वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है प्लांट सेल में, वो हार्ड होता है, बिल्कुल भी वो हार्ड होता है, रिजिड होता है, जिसके वजह से ये जो फॉरो का फॉर्मेशन हो रहा था एनिमल के केस में ऐसे, तो ये इसके रिजिडिटी के वजह से यहाँ पे ये फॉरो का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो वो क्या करता है कि यहाँ पे कोई कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा ऐसे जैसे कि एनिमल के केस में हो रहा था, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये बहुत रिजिड होता है सेल वॉल। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक सेल प्लेट बनता है इस पोर्शन पे, सेंट्रीफ्यूगल प्लेस पे, यानी कि सेंटर में, इसको बोलते हैं सेल प्लेट। ये हो गया आपका सेल प्लेट। फिर ये क्या करता है कि ये बीच से ही स्टार्ट हुआ ग्रो होने के लिए सेंटर में और ये ग्रो होते होते पेरीफेरी तक जाएगा। मतलब पेरीफेरी का मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो साइड में एंड तक ये ग्रो होते हुए जाएगा। सेंटर से स्टार्ट होगा, ग्रो होते होते दोनों साइड से ऐसे ग्रो होगा। देन उसके बाद क्या होगा कि जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है ये सेपरेट करेगा, ये यहाँ से इसको ऐसे ये सेपरेट कर देगा और यहाँ से ये सेपरेट कर देगा। बट कैसे सेपरेट करेगा, यहाँ पे बीच में क्या होगा, एक्यूमुलेशन होता है। किसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, गोल्गी बॉडी का जो पीसेस होता है उसका, यहाँ पे एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा बीच में, सेंटर में। और इसको क्या बोलते हैं, जब ये जो एक्यूमुलेशन है पीसेस में, इसको बोलते हैं PHRA, फ्रैग्मोप्लास्ट। फ्रैग्मोप्लास्ट बोलते हैं इसको। ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी का हो रहा है इसको फ्रैग्मोप्लास्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि इनका जो मेम्ब्रेन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और बाकी सबका, तब जब इनका फॉर्मेशन हो रहा होता है ये सब एक साथ रहते हैं, तो इनका मेम्ब्रेन क्या होता है ना कि आपस में ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइन करके एक प्लेट बना लेता है और फिर तब जा कर के ये डिवाइड करते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया आपका प्लांट और एनिमल के बीच में कि कैसे होता है उसमें फॉर्मेशन, कि यहाँ पे एनिमल के केस में फॉरो का फॉर्मेशन होता है और यहीं से होते होते ये 2 हो जाते हैं। बट
जस्ट इसका अपोजिट हो गया प्लांट के केस में, क्योंकि सेल वॉल यहाँ पे बने होते हैं तो यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो मतलब दोनों में जो चाहिए होता है, डिवाइड होंगे तो ऑब्वियसली दो में होंगे जैसे इसमें हुआ था ऐसे। तो ये अपना एक्यूमुलेशन करेंगे और इनका मेम्ब्रेन आपस में ज्वाइन कर लेगा और उसके बाद फिर एक ये प्लेट का फॉर्मेशन कम्प्लीटली कर लेंगे और दोनों डिवाइड हो जाएंगे। आया समझ में आप लोग को? यस दी। ओके। और जो इनका जो कंटेंट होता है ये साइटोप्लाज्म का और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये सब, तो ये एक कंटेंट रिलीज़ करते हैं आप बाहर की ओर। इसमें जो कंटेंट रिलीज़ करेंगे तो वही क्या करते हैं ना, मिडिल लैमिले बना लेते हैं। मिडिल लैमिले बना लेते हैं। तो उसके बाद क्या, और ये बना किस चीज़ से होता है, ये आपका बना हुआ होता है कैल्शियम पेक्टेट। आवाज़ मेरी जा रही है ना? और फिर से माइक जब दूर हो जाए तो मुझे एक बार नॉक कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता है। तो ये एक ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी जो है कॉम्प्लेक्स, तो वो एक मिडिल लैमिला सिक्रीट करते हैं आउटसाइड, और वो जो बना होता है लैमिला वो कैल्शियम पैक्टेट्स का बना हुआ होता है। और फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म वो जो सेल का होता है वो जो दोनों सेल का होगा, इसका और इसका, जब ये सिक्रीट करता है तो एक प्राइमरी सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन करेगा ये, क्योंकि प्लांट है तो ऑब्वियसली सेल वॉल का ही फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये समझ में आया प्लांट के केस में कैसे डिवाइड होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। यस दी। तो आपका कंप्लीट हुआ पूरा, कहाँ से, सेल साइकिल, सेल डिवीज़न, माइटोसिस पूरा कंप्लीट हुआ। आ गया सारा स्टेजेस आपको समझ में? यस दी। अच्छे से आया? यस दी। तो आज हम लोग कंप्लीट कर लिए इसको। कोई क्वेश्चन आप लोग के पास इससे रिलेटेड, कोई स्टेज समझ में नहीं आया? फिर से अब इस फिगर को वापस से देखिए और समराइज़ करिए आप लोग खुद से कि जो ये G1 है यहाँ पे क्या हो रहा था, ये एस फेज में क्या हो रहा था, G2 में क्या हो रहा था, ये सारी चीज़ आप एक बार, फिर हमने अभी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज पढ़ा, और साइटोकाइनेसिस में कि कैसे दो सेल अलग डाउटर सेल में हो गए, और डाउटर सेल में भी फिर वही अगेन फिर से ये साइकिल शुरू हो जाएगा अगेन G1 से। G1 को फिर ये तो सेल है G1 में जाएगा, फिर S, फिर यही सी साइकिल एक रिपीट होते रहेगा। आया समझ में? यस दी। देखिए इस डायग्राम को, और कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ लीजिए रिलेटेड। साइटोकाइनेसिस जो पार्ट था वो समझ में आ गया ना आप लोगों की, वो स्प्लिट होता है तो कैसे दोनों अलग अलग फोरों का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद डिवाइड होते हैं सेल न्यूक्लियस, उसमें फिर से वापस से यही साइकिल उसमें रिपीट होगा। और क्या, एक बार मैं आपको सारा स्लाइड दिखा देती हूँ, ठीक है? ये आपका फर्स्ट स्लाइड है, देख लीजिए। अगर कहीं किसी कंफ्यूजन है किसी स्लाइड में तो यू कैन आस्क मी, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम बचा है। टाइम ड्यूरेशन क्लियर है ईस्ट के केस में और ह्यूमन बीइंग के केस में? यस दी। तो आप लोग को कैसा लगा? क्या सेल साइकिल बिल्कुल टफ था, सेल डिवीज़न जो आपने पढ़ा, या इजी लगा आप लोग को पढ़ के? थोड़ा लंबा था और इंटरेस्टिंग था। लंबा इसलिए हो गया क्योंकि चाहती तो मैं ये 2 से 3 क्लास में कर लेती, बट वही है कि चलने पे हो जाता है कि जल्दी जल्दी भगा भगा के डील करो टॉपिक को, तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आता। वैसे ये मतलब कि मिनिमम अगर इस टॉपिक को डील किया जाए ना तो 2 दिन बहुत है इसके लिए। तो मैं आप लोग की वजह से ही कर दी। मैम ने भी कहा था कि थोड़ा धीरे धीरे ही चले, ताकि मेन है कि समझना आप लोग को समझ में आना चाहिए, और अगर आप लोग को समझ में आ गया तो मेरा भी मतलब मेहनत बेकार नहीं गया। आप लोग को समझ में आ गया, आप लोग इतना कुछ हज़म कर लिए इतना लंबा। तो
तो आप लोगों को समझ में आ गया कोई क्वेश्चन इससे? अब जो नेक्स्ट डे मैं क्लास लूँगी तो एक क्रोमोसोम पे ले लूँगी, और जितना भी अभी हमने सेल साइकिल सेल डिवीज़न पे पढ़ा है तो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगी। क्वेश्चंस? हाँ, क्वेश्चन ओके और दी। क्रोमोसोम्स। तो आप लोग भी एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा इसको। कोई अगर कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। बाकी ये तो आपका सारा कुछ ख़त्म हो गया। अब तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। थैंक यू जी। वेलकम। तो और इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, टॉपिक से रिलेटेड या एग्जामिनेशन से ही कुछ अलग क्वेश्चन तो पूछ लीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास स्टिल 10 मिनट्स लेफ्ट, 9 मिनट्स। एक बार आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा तो फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। और थोड़ा सा मैं क्रोमोसोम्स के बारे में भी थोड़ा डिटेल में बता दूंगी, तो आप लोग को मतलब इंटरेस्टिंग है, तो आई होप कि आप लोग को भी अच्छा लगे पढ़ने में। बाय बाय मैम। बाय बाय मैम, एवरीवन। बाय मैम।